नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, 8 दिन पहले जो इज़राइल था वो अब इतिहास हो चुका है, जहां पे इज़राइल अब एक भूगोल है, एक नक्शे का, जहां बम गिरते हैं, मिसाइलें उठती हैं और नेतन्याहू का डर गूंजता है। लेकिन एक जमाना था जब बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया को धमकाते थे। अब हालात ऐसे हैं कि वो खुद अपने मंत्रियों से कह रहे हैं, कृपया कुछ कीजिए, कोई बचा लीजिए। लेकिन अब कोई नहीं आने वाला। जहां पे अब इजराइल के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो घुटने टेक दे या फिर खुद नेतन्याहू देश छोड़कर भाग जाए। जहां पे ईरान किया फिर से बहुत धमाका। तो दोस्तों, ये समय इजराइल को क्यों देखना पड़ा और क्यों इजराइल का ये हालात हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, ईरान ने कुछ नहीं किया, बस उन सवालों का जवाब दिया जो बरसों से हवा में थे। जहां गाजा के मासूम बच्चे क्यों मारे गए और हॉस्पिटल पर मिसाइल क्यों गिरी और बुजुर्गों की लाशें सड़कों पर क्यों पड़ी रहीं। इन सारे सवालों का जवाब मिसाइलों में भरकर ईरान ने भेजा और ये मिसाइलें सीधे जाकर गिरी हाइफा की सबसे घनी बस्ती तेल अवीव की सड़कों पर। फिर बेंजामिन नेतन्याहू के डर में कहते हैं कि इजराइल का आयरन डोम कभी नाकाम नहीं होता। लेकिन इस बार वो झूठ साबित हुआ। जहां पे ईरान की सटीक निशानेबाजी ने दुनिया के सबसे महंगे डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर दिया। अब न वो डोम बचा न डिफेंस। जहां पे नेतन्याहू की सेना सिर्फ बयानबाजी करती रही और ईरान की मिसाइलें एक एक करके शहरों को खाक करती रहीं। फिर बेंजामिन नेतन्याहू को अब समझ आ गया है, ये लड़ाई अब उसकी नहीं रही, वो जंग अब ईरान की है, गाजा की मांओं के लिए, बच्चों के लिए और उन बस्तियों के लिए जो हर रात मौत की छांव में सोती हैं। जहां पे पिछले 48 घंटों में ईरान ने 12 बड़े ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है और हाइफा, तेल अवीव, अश्कलोन, हर शहर अब एक श्मशान बन गए हैं। जहां पे एयरपोर्ट्स पर भगदड़, अस्पतालों में चीखें और नेतन्याहू की आंखों में आंसू हैं। जहां पे ये वही नेतन्याहू है जिसने गाजा के बच्चों की लाशों पर बयान दिए थे। आज वही नेतन्याहू दुनिया को इंसानियत की दुहाई दे रहा है। लेकिन इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले आज खुद परीक्षा में खड़े हैं। जहां पे ईरान ने साफ कह दिया है, ये कोई जंग नहीं है, ये हिसाब है, एक एक गोली का, एक एक कत्ल का। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका अब धीरे धीरे पीछे हटता नजर आ रहा है। जहां पे वो डोनाल्ड ट्रंप जो कभी टीवी पर चिल्लाकर कहते थे कि ईरान को 24 घंटे में खत्म कर देंगे, अब कहते हैं हमें सोचने का वक्त चाहिए। इसलिए अब सवाल यह है, क्या अब अमेरिका भी ईरान से डरने लगा है या फिर रूस और चीन की चेतावनियों ने अमेरिका को खामोश कर दिया है। जहां पे रूस ने कहा है अगर ईरान को छुआ तो युद्ध शुरू होगा। जहां पे चीन ने 2 टूक कह दिया और कहा ईरान अकेला नहीं है। और अब तुर्की भी मैदान में है, सीरिया भी साथ है और दुनिया के तमाम मुस्लिम देश अब खुलकर बोल रहे हैं, ईरान हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को यह सब सुनाई नहीं दे रहा। उसे बस अपने पुराने सपने दिखाई दे रहे हैं कि वह अली खामनेई को मार देगा। लेकिन अब यह सपना ही रहेगा। जहां पे ईरान ने सिर्फ हथियार नहीं उठाए, उसने एक विचार उठाया है और यूं है इंसाफ का विचार। जहां पे अब बम नहीं गिरते, अब सजा दी जाती है। जहां पे अब मिसाइलें बदले के नहीं, जवाबदेही के लिए उड़ती हैं और इस जवाबदेही से अब इजराइल भाग नहीं सकता। जहां पे इजरायली संसद में हंगामा है और सैनिक डरे हुए हैं और नागरिक सीमाओं से बाहर भाग रहे हैं। जहां पे नेतन्याहू अब सुरक्षित बंकर में बैठकर टीवी पर देश को संबोधित करते हैं, लेकिन अब वो आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। जहां पे हर कोई जान चुका है अब खत्म हो चुका है सब कुछ। जहां पे ईरान ने कहा है यह जंग तब तक चलेगी जब तक नेतन्याहू का शासन खत्म नहीं होता। और यही सच है कि गाजा की सड़कों पर जो लाशें बिछी थीं, आज वो नेतन्याहू की आत्मा पर बोझ बन गई। इसलिए अब नेतन्याहू अब भाग रहे हैं क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं है। जहां पे ईरान की ताकत अब एक मिसाल बन चुकी है जो ये बताती है कि अत्याचार का जवाब देर से ही सही लेकिन
जरूर मिलता है। तो दोस्तों ये बात अब नेतन्याहू की हार की नहीं है, ये कहानी उस आवाज की है जो दबाई गई थी, और गाजा की आवाज इंसानियत की आवाज था। इसलिए अब देखना यह है कि इजराइल और कितने दिन टिक पाएगा, क्योंकि उसके पास अब ना हथियार हैं ना हौसला। जहां पे ईरान की मिसाइलें सिर्फ इजराइल के शहरों को नहीं चीर रही, वे पूरे पश्चिम एशिया के भूगोल और राजनीति को बदल रही हैं। अब ये सिर्फ ईरान बनाम इजराइल की जंग नहीं है, अब ये एक मोर्चा बन चुका है जिसमें शामिल हैं वो सारे देश, वो सारी आवाजें जिन्हें बरसों से दबाया गया, कुचला गया और बारूद की ताकत से चुप कराया गया। इसीलिए ईरान ने इस जंग को क्षेत्रीय बनाने की जो योजना बनाई है वो अब एक रणनीतिक चक्रव्यूह में बदल चुकी है, और इस चक्रव्यूह में इजराइल फंस चुका है, जहां पे अकेला, थका हुआ और बिखरा हुआ है, जहां पे लेबनान से सटी सीमा पर अब हिजबुल्लाह के लड़ाके न सिर्फ तैनात हैं बल्कि जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर चुके हैं, और गलीली इलाकों में हिजबुल्लाह की घुसपैठ है, जहां पे अब इजराइल की उत्तरी सीमा पर रोजमर्रा की बात हो चुकी है। और यही डर है इजराइल का, क्योंकि हिजबुल्लाह कोई छोटी ताकत नहीं, ये वो संगठन है जिसने 2006 में इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर किया था। जहां पे नेतन्याहू के लिए हिजबुल्लाह सिर्फ एक संगठन नहीं, एक दुखती नस है। और सीरिया जो पिछले एक दशक से खुद जख्मों से जूझ रहा था, लेकिन अब ईरान की छाया में फिर से खड़ा हो गया है, और दमिश्क से लेकर दरा तक ईरानी मिसाइल डिप्लॉय की जा चुकी हैं, जहां पे इजराइल की वायु सेना को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ईरान ने सीरिया को सिर्फ एक लॉन्च पैड नहीं बनाया, बल्कि बफर जोन बना दिया है, जहां से इजराइल को रोज चेतावनी मिल रही है कि तुम सिर्फ एक देश से नहीं लड़ रहे, एक मोर्चे से लड़ रहे हो। तो अब बात करते हैं उस देश की जो भूखा है, पीड़ित है, लेकिन फिर भी लड़ने को तैयार है, जो कि यमन। दोस्तों, हौथी विद्रोही अब ड्रोन से इजरायली शिपिंग लाइनों को टारगेट कर रहे हैं और रेड सी में इजरायली तेल टैंकरों पर हमले कर रहे हैं। यूरोप को सीधी चुनौती मिलेगी और भारत जैसे देशों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो किस ओर खड़े होते हैं। तो दोस्तों, क्या रूस ईरान का साथ देगा? शायद हाँ, लेकिन शर्तों के साथ। पर यह दोस्ती जरूर है, लेकिन रणनीतिक है, भावनात्मक साथ नहीं। दोस्तों, दुनिया के मंच पर हर रिश्ता किसी न किसी फायदे से बंधा होता है, जहां पर अगर ये गठबंधन मजबूत होता गया तो आने वाले 5 सालों में दुनिया की ताकतों का संतुलन पूरी तरह बदल